हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्टैंड के बारे में। जस्टैंड बेसिकली क्या है, किस तरीके से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यार हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए जस्टैंड का यूज़ करें या रिडक्स टूलकिट का यूज़ करें या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करें। किन सिनेरियोज़ में जस्टैंड ज़्यादा बेटर है, किन सिनेरियोज़ में रिडक्स टूलकिट बेटर है, किन सिनेरियोज़ में कॉन्टेक्स्ट एपीआई ज़्यादा बेटर है। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्टैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर यार ये अजीब सा नाम है क्या जस्टैंड, ये कोई इंग्लिश का वर्ड है? नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये बेसिकली एक जर्मन का वर्ड है जिसकी अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखोगे ना तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है स्टेट या कंडीशन। जब भी यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई और यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, जस्टैंड रख दिया। जस्टैंड बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। जिस तरीके से रिडक्स टूलकिट होती है सेम ऐसे ही जस्टैंड है। इसका यूज करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ग्लोबली अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हो। हमने यहाँ पे इस प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम डिस्कस करी थी ना कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की हिरार्की है कंपोनेंट्स में कि एक पेरेंट कंपोनेंट है, फिर चाइल्ड कंपोनेंट है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है। यहाँ पेरेंट कंपोनेंट से अगर मुझे कोई डेटा सेंड करना है यहाँ डायरेक्टली चाइल्ड कंपोनेंट में, तो मैं डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता, मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। मुझे पहले डेटा यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ प्रॉप्स के थ्रू भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ प्रॉप्स के थ्रू भेजना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होती है, प्रॉप ड्रिलिंग होती है, जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी स्लो होती है और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है। इससे बचने के लिए हमने क्या देखा था कि प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए एक तो रिएक्ट का अपना फीचर होता है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। हमने उसका यूज करते हुए भी प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद हमने रिडक्स टूलकिट देखा था। हमने देखा था कि भाई एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो बहुत फेमस है, जिसका यूज बहुत सारी प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में होता आया है और उसका यूज आप जावास्क्रिप्ट की किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव में हो, रिएक्ट जेएस में हो, एंगुलर जेएस में हो, व्यू जेएस में हो, नेक्स्ट जेएस में हो, किसी भी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में आप उसका यूज कर सकते हो। वो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी थी, उसको पहले इंस्टॉल करो और उसका यूज करते हुए भी आप प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। सेम ऐसे ही एक और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुई हुई है और उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो रही है। वो है बेसिकली जस्टैंड। ये भी क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसको भी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसका यूज आप सारी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ रिएक्ट एप्लीकेशंस में कर सकते हो। यानी कि नेक्स्ट जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, सिर्फ इनमें आप इसका यूज कर सकते हो, बाकी एंगुलर वगैरह में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा जस्टैंड की इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जस्टैंड कहाँ पे यूज करना है, रिडक्स टूलकिट कहाँ पे यूज करना है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहाँ पे यूज करना है, क्या डिफरेंस है इनमें, ये सारी चीजें मैं आपको एंड में क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसका कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी कमांड को यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा टर्मिनल में आके इसकी कमांड को पेस्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, जस्टैंड मेरी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। फर्दर आपने कोई भी यहाँ पे कन्फिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे डायरेक्टली क्या हो जाता है, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। हमें पता है कि भाई जस्टैंड क्या है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसका यूज करते हुए आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली कर सकते हो, आपको प्रॉप डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एसआरसी फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पे आके एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, जस्टैंड के नाम से। ये कोई जरूरी नहीं है फोल्डर बनाना, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से बना रहा हूं ताकि आप जब गिटहब पे जाओ तो वहां पे आपको जस्टैंड का कोड इजीली मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जस्टैंड का यहाँ पे इस तरीके से एक फोल्डर बना लूंगा। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, जैसे हम रिडक्स टूलकिट में बनाते थे ना, एक ग्लोबल स्टोर होता था जहां पे हमारा डेटा अपडेट हो रहा होता था, मैनेज हो रहा होता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आप क्या करते हो, एक स्टोर बनाते हो, कुछ भी रख सकते हो। फाइल का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया store.js, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जब भी हम स्टोर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो बेसिकली काम होता है वो कस्टम हुक्स पे होता है। कस्टम हुक्स क्या होते हैं, एक तो रिएक्ट क्या करता है, आपको खुद अपने बिल्ट इन हुक्स प्रोवाइड करता है, जो रिएक्ट के अपने बनाए हुए हुक्स होते हैं। हुक्स क्या होते हैं, एक सिंपल फंक्शन होता है जो आपको कोई ना कोई फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हुक्स के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है, यूज लगता है। अगर आपने खुद का कोई हुक बनाना होता है तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कस्टम हुक बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी जस्टैंड में हम अपना स्टोर क्रिएट करेंगे तो वो कस्टम हुक्स का यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा ताकि मैं अपने इस कस्टम हुक को इस फाइल से बाहर भी एक्सेस कर सकूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड। आप अपने स्टोर का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस आपने उससे पहले क्या लगाना है, यूज लगाना है, ताकि पता चल जाए रिएक्ट को कि ये बेसिकली क्या है, एक हुक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा यूज और उसके बाद आप अपने हुक का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आके रख दिया काउंटर और स्टोर रख दिया। आप यहाँ पे कुछ
भी रख सकते हो, बस यूज़ लिखना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आके आप यूज़ करते हो क्रिएट के फंक्शन का, और ये जो क्रिएट का फंक्शन होता है ये आप कहाँ से इंपोर्ट करवाओगे, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कि भाई क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, किसको इंपोर्ट करवाना है, क्रिएट वाले फंक्शन को इंपोर्ट करवाना है। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, जस्टांड की लाइब्रेरी से आपने इसको इंपोर्ट करवा लेना है, ठीक है। अब ये जो क्रिएट का फंक्शन होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हो और इसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करवाते हो, वो होता है सेट के नाम से। ये जो सेट के नाम से पैरामीटर होता है ये इटसेल्फ क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो आपकी स्टेट की वैल्यू को क्या करता है, अपडेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लूंगा। ये मेरे पास बेसिकली क्या होने वाला है, एक फंक्शन होने वाला है, और इसके अंदर मैं क्या बना लूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा जिसके अंदर मेरी स्टेट भी आ जाएगी और जिसके अंदर मैं फीचर्स भी बता दूंगा कि मेरी स्टेट के ऊपर क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको सजेशन वगैरह दे रहे हैं ना यार, हम इसको ज़रा ना यहाँ पे डिसेबल करवा देते हैं एंटायर फाइल के लिए, ठीक है, ताकि ये अब मुझे तंग नहीं करे। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, अपनी स्टेट का नाम बताऊंगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम रेडेक्स टूलकिट में भी अपनी स्टेट का कोई ना कोई नाम रखते थे ना, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी स्टेट का नाम बता दूंगा। मैंने बता दिया काउंट, और इसकी कोई भी इनिशियल वैल्यू दे दो, मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 1। इसके बाद इस स्टेट के ऊपर किस किस टाइप के एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। जैसे मैंने बता दिया कि भाई एक एक्शन होगा इंक्रीमेंट के नाम से, ठीक है। ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, जब भी ये वाला एक्शन लिसन होगा तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन इस तरीके से बना लेंगे। जब भी ये एरो फंक्शन कॉल होगा तो हमें क्या करना है, इस काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो काउंट की वैल्यू अपडेट कौन करता है, ये सेट वाला फंक्शन करता है जो जस्टैंड ने आपको प्रोवाइड करा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेट वाले फंक्शन का यूज करोगे। ये जो सेट वाला फंक्शन होता है ये एक और कॉल बैक फंक्शन लेता है, और यहाँ पे आके आप एक पैरामीटर ले लोगे स्टेट का। ये स्टेट क्या करता है, बेसिकली आपकी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इस तरीके से एक कॉल बैक फंक्शन बना लोगे। इसके अंदर आकर आप बोलोगे कि भाई ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, काउंट की वैल्यू ये आपको अपडेट करके रिटर्न करेगा। कैसे अपडेट करेगा, मैं बोलूंगा कि भाई स्टेट डॉट काउंट, और आपने क्या करना है, हमेशा स्टेट डॉट काउंट में +1 कर देना है जब भी क्या होगा, ये वाला एक्शन लिसन होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप चाहो तो आप और भी एक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे आके इसी को कंट्रोल D कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसका जो एक्शन बना लिया वो बेसिकली डिक्रीमेंट के नाम से बना लिया। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या करेगा, आपकी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करवा के रिटर्न करवा देगा, स्टोर करवा देगा इसमें डिक्रीमेंट करके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये सेट वाला फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा और ये बोलेगा कि भाई जो भी मेरे करंट स्टेट की वैल्यू है उसमें क्या करवा दो, इंक्रीमेंट करवा के रिटर्न करवा दो वापस इसमें अपडेटेड वैल्यू। सेम ऐसे ही अगर डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, सेट वाला फंक्शन कॉल होगा और ये बोलेगा कि भाई स्टेट क्या करेगी, जो भी करंट वैल्यू है स्टेट की उसमें डिक्रीमेंट करेगी और रिटर्न करवा देगी अपडेटेड वैल्यू। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका डेटा अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा आपने और कोई काम इसमें करना ही नहीं है। रिडक्स टूलकिट में क्या था कि आपको स्लाइस बनाने पड़ते थे, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। इसमें और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अपने कंपोनेंट्स में आके इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, चलो करके दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आऊँगा कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, यहाँ पर आकर क्या करूँगा, कुछ कंपोनेंट्स बना लूँगा। जैसे 1.jsx के नाम से बना लूँगा, एक और बना लूँगा 2.jsx के नाम से, ठीक है। आप चाहो तो आप सिंपल एक कंपोनेंट भी बना सकते हो। मैं आपको चलो 2 कंपोनेंट्स बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। डिसेबल करने के बाद कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। इसी चीज को कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा। यहाँ पे इस कंपोनेंट का नाम रख दूंगा 2, ठीक है। कि बेसिकली ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये जो 2 वाला कंपोनेंट है इसको कॉल करवा लूंगा 1 वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि 2 वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। सेम ऐसे ही ये जो 1 वाला कंपोनेंट है इसको मैं कॉल करवा लूंगा app.jsx के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि 1 वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो, ठीक है। तो इसी तरीके की बेसिकली एक हायरार्की बन गई है कि ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसका चाइल्ड कंपोनेंट ये है, फिर इसका चाइल्ड कंपोनेंट ये है। अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे स्टोर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे किस किस को निकालना है, मुझे निकालना है काउंट की वैल्यू को, क्योंकि मुझे काउंट की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। इसके साथ साथ मुझे इसके अंदर 2 बटन्स भी बनाने हैं, जिसपे क्या होगा, इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा, डिक्रीमेंट के बटन पे प्रेस करने पे डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो मुझे यहाँ से इन तीनों चीजों को क्या करना है, निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई काउंट को निकाल लो, इसके साथ साथ इंक्रीमेंट को निकाल लो, इसके साथ साथ डिक्रीमेंट को निकाल लो। कहां से निकालना है, कहां से डीस्ट्रक्ट करना है,
मेरे हुक का क्या नाम था, यूज काउंटर स्टोर। तो यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूंगा यूज काउंटर स्टोर से क्या कर लो, इनको डीस्ट्रक्ट कर लो। तो ये यूज काउंटर स्टोर बेसिकली क्या था, हमारा कस्टम हुक था। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इन तीनों चीजों को निकाल लिया है। अब आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे इजीली डिस्प्ले करवा लो। जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा काउंटर की वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है, कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा काउंट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे शो करवा दो। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ बटन्स बनाने, तो यहाँ पे आके बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे टाइटल की प्रॉपर्टी का, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया टाइटल, और इसके अंदर हम यहाँ पे इसका टाइटल डिफाइन कर देंगे। एक टाइटल हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंट के नाम से, और एक टाइटल हो जाएगा मेरा डिक्रीमेंट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, ऑन प्रेस का इवन लिस्टनर यूज करूंगा, और यहाँ पे आके बोलूंगा इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। सेम यही काम मैंने यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा कि यहाँ पे डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। इसके अलावा और कुछ भी काम करने की जरूरत है ही नहीं। अब आप खुद देख सकते हो कि मुझे कितना कम कोड लिखना पड़ा, कितनी कम फाइल्स बनानी पड़ी, और कितनी जल्दी मैंने जस्टांड का यूज़ करते हुए स्टेट मैनेजमेंट कर ली है। ठीक है, अब थोड़ी सी ज़रा स्टाइलिंग वगैरह पे काम कर लेते हैं। ज़रा इसको यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, स्टाइल के प्रॉप का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं स्टाइल क्या दे दूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे आके दे दूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज लेट सपोज हमने यहाँ पे 30 रख लिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल करवा के, और इस तरीके से कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। यहाँ पर आऊँगा वन वाले कॉम्पोनेंट में, और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, व्यू के कॉम्पोनेंट में आके सबसे पहले क्या करूँगा, स्टाइलिंग करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का 1 दे दूंगा, ताकि इसको जितनी स्पेस मिले ये उसको अवेल कर ले। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी में इसको यहाँ पे सेंटर दे दूंगा, ताकि ये लेफ्ट राइट से क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। और इसके साथ साथ अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी भी क्या दे दूंगा, सेंटर दे दूंगा। हाँ, यहाँ पे मुझे सेंटर देनी है, ताकि ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ऑल्टर यहाँ पे जी प्रेस करूंगा, और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से क्या करूँगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या दे देंगे, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी लेट सपोज 24 दे देंगे। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट आपके पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी स्टेट यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, और डिक्रीमेंट के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी स्टेट डिक्रीमेंट भी हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ईजिली मैंने इसकी इंस्टॉलेशन भी कर ली, कितनी ईजिली मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लिया। कोई ज़्यादा फाइल फोल्डर्स स्ट्रक्चर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ज़्यादा मुझे अपनी एप्लीकेशन को रैप करने की, प्रोवाइडर यूज़ करने की, उन सारी चीज़ों की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूज डिस्पैच हुक, यूज सिलेक्टर हुक, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत कम कोड में और बहुत फास्टली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कर लिया। तो ये बेसिकली क्या है, जस्टांड की पावर है, और इसी वजह से ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस है रिएक्ट एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि यार ठीक है, समझ में आ गया, इसका यूज करते हुए भी हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रॉप डीलिंग से बच जाएंगे, बहुत ईजिली काम हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना है, कहाँ पर हमें जस्टांड का यूज करना है, कहाँ पर हमें रिडक्स टूलकिट का यूज करना है। देखो, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पर स्टेट मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आने वाले टाइम में आपको पता है कि यार मुझे और ज्यादा स्टेट मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है, मेरी स्टेट मैनेजमेंट बढ़ सकती है, यहाँ पे स्केलेबिलिटी आपको चाहिए, ज्यादा एडवांस फीचर्स आपको चाहिए स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो वहां पर आप हमेशा हमेशा रिडक्स टूलकिट ही यूज करोगे। एक तो पहली चीज ये कि वहां पे आपकी जो स्टेट मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होकर रहती है। इसके साथ साथ रिडक्स टूलकिट एक काफी बड़ी लाइब्रेरी है, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं जो जस्टांड में या कॉन्टेक्स्ट एपीआई में अभी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे जहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है, जहां पर आपको स्केलेबिलिटी भी चाहिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए एडवांस फीचर्स भी चाहिए, तो वहां पर आप हमेशा डेफिनेटली रिडक्स टूलकिट का यूज करोगे। अगर आप किसी मीडियम साइज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहां पर स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी क्या करनी है, स्टेट मैनेजमेंट करनी है, कम कोड लिखना है, जल्दी आपने स्टेट मैनेजमेंट कर लिया एफिशिएंटली, तो वहां पर आप हमेशा क्या करोगे, जस्टांड का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद भी देख लिया कि मैंने कितनी जल्दी यहाँ पे यूज कर लिया। अब आप बोलोगे यार इसकी कोई एग्जाम्पल, जैसे मुझे क्या करना है, यूजर की प्रेफरेंसेस, जैसे कि होता है ना कि आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि यूजर की लैंग्वेज का मोड होता है कि भाई उसने इंग्लिश मोड में कन्वर्ट करना है अपनी एप्लीकेशन को उर्दू में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, बंगाली में कन्वर्ट करना है, अफगानी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल आपके पास लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते
होते हैं, जो जिसको हम बेसिकली यूज़र प्रेफरेंसेस बोलते हैं, या और भी यूज़र प्रेफरेंसेस में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन को डार्क मोड में रखना है, लाइट मोड में रखना है। इन सारे फीचर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत ईजिली जस्टैंड का यूज़ कर सकते हो और बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा, बहुत फास्टली आप ये फीचर इंप्लीमेंट कर लोगे जस्टैंड में। ठीक है, यहाँ पर आपको फायदा क्या होगा कि आपको कोई यहाँ पे प्रोवाइडर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस कंपोनेंट में भी क्या करना है, स्टेट मैनेजमेंट करनी है, आप वहाँ पे जाके अपने कस्टम हुक का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, कस्टम हुक का यूज़ करा, वहाँ पे जाके यूज़ कर लिया। ऐसे ही मुझे इनमें से किसी भी कंपोनेंट में यूज़ करना होगा ना, मैं वहाँ पे जाके सिंपल क्या करूँगा, इस कस्टम हुक का यूज़ करूँगा और वहाँ पे जाके वैल्यूज़ को निकाल कर इस तरीके से यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपको बहुत कम कोड में बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है कि आप बहुत फास्टली क्या कर सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मुझे कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को ही क्या करना है, रैप करना है, उससे बाहर का कोई कंपोनेंट उसको यूज़ नहीं कर सके, छोटी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, स्टेट मैनेजमेंट ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मुझे अपने कंपोनेंट्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करके रखना है कि भाई ये 10 कंपोनेंट में से ये 4 कंपोनेंट्स ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इस ग्लोबल डेटा को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई कंपोनेंट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आप हमेशा क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हो, क्योंकि आप क्या करोगे, उन कंपोनेंट्स को प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दोगे। जो कंपोनेंट्स प्रोवाइडर के अंदर रैप होंगे, सिर्फ वही कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के स्टोर से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ अगर जस्टैंड में देखें तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट एक्सेस करना चाहे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इस कस्टम हुक का यूज़ करेंगे और इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि अगर आप किसी छोटी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ स्टेट मैनेजमेंट ज़्यादा टफ नहीं है, वहाँ पे आपकी मर्जी है, या तो जस्टैंड का यूज़ कर लो या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर लो। इवन मीडियम साइज एप्लीकेशन में भी आप यहाँ पे जस्टैंड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस जस्टैंड और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि अगर तो आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, 10 में से 4 कंपोनेंट पे ही स्टेट मैनेजमेंट अप्लाई होनी चाहिए, बाकी पर नहीं अप्लाई होनी चाहिए। अगर तो इस टाइप का कोई फीचर इंप्लीमेंट करना है तो आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे जाते हो, लेकिन अगर इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी तो आप हमेशा क्या करते हो, जस्टैंड का यूज़ करते हो। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी भी चाहिए, आपको एडवांस फीचर्स भी चाहिए स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली रिडक्स टूलकिट का ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं रिडक्स टूलकिट में, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, जस्टैंड में। आज ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि यार जस्टैंड पर भी एक वीडियो बना देगा और डिफरेंसेस समझा देगा, तो इसलिए मैंने जल्दी से ये भी बना दी है। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं इस पर भी एक क्रैश कोर्स टाइप ले आऊँगा, 1-1.5 घंटे की वीडियो बना देंगे जस्टैंड पे, और भी इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे, और जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उनमें भी हम इनका यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।